प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के जब से 100 दिन पूरे हुए हैं, मीडिया में सरकार के कामकाज को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। मैडम, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। पहला सवाल हमारा ये है कि अभी तक आपके मंत्रालय की अहम उपलब्धियां क्या रही हैं? उपलब्धियां तो कई हैं। आपका आधा घंटे या 1 घंटा उसमें कम पड़ेगा, लेकिन अगर मुख्यतः मैं उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा की बात करूं तो उच्च शिक्षा में एक नया प्रयास किया गया है कि सब मिलजुल कर शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। आईआईटीज़ के माध्यम से आगामी 10-15 वर्षों में भारत को करिकुलम की दृष्टि से अथवा नए कामकाज, नए शोध की दृष्टि से क्या वो नए आयाम या क्या वो नई पहल करनी चाहिए, इसके ऊपर परिचर्चा हुई। साथ ही आईएम्स को इसमें से जोड़ा गया। हाल ही में जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कुलपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वो भी इस गोष्ठी में भाग लेकर एक नई सोच के साथ जो नई उम्मीदों को पूरा करे, उसे हम करिकुलम के माध्यम से कैसे पूर्ण करेंगे, इसके ऊपर विशेषता काम चल रहा है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज की एक कल्पना है जिसमें ऑनलाइन हम लोग फ्री कोर्सेज उपलब्ध कराएंगे हमारे देशवासियों को, और अगर आप उसका सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो मात्र उस सर्टिफिकेट के लिए ही शुल्क लगाया जाएगा। तो भारत में पहली बार एक बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा का प्रवाह इंटरनेट के माध्यम से होगा। साथ ही नेशनल ई लाइब्रेरी की कल्पना है। देश भर में जितने भी हमारी पास संस्थाएं हैं, जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड है अथवा जितनी भी हमारी पास किताबें हैं, उन्हें डिजिटाइज करके नेशनल ई लाइब्रेरी का हिस्सा बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे देश हैं जिनके साथ हमने चर्चा की है, जैसे ब्रिटेन है, इजराइल है, यूनेस्को जैसी संगठन है। उनसे आग्रह किया है कि वो भी अपनी रिसोर्सेज, अपनी किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब भारत की ई लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं। उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, तो ये ई लाइब्रेरी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। अगर इंटरनेट की दृष्टि से देखा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया का उनका सपना है। तो हर यूनिवर्सिटी को हम कैसे वाईफाई बना सकते हैं और मुफ्त में ये सुविधा हमारे छात्रों को दिला सकते हैं, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज़माने में इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचे और एक पेपरलेस यूनिवर्सिटी का हम वातावरण प्रस्तुत करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल इंडिया के सपने को शिक्षा के दृष्टिकोण से जितना हम लोग कर सके प्रोनाउंस और जितना हम इम्प्लीमेंट कर सके, उतना हमारे टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगा। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में पहल की है कि स्कूलों में अलग से लड़कियों के लिए शौचालय बनाया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक शौचालय भी ठीक ढंग से नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने भारत के इतिहास में सबसे एम्बिशियस प्लान, हर बेटी के लिए स्कूल में एक टॉयलेट की व्यवस्था हो, उसके लिए काम शुरू हो चुका है। अगर आप MHRD की वेबसाइट पर जाएं तो आप देखेंगे कि प्रदेशवार, ज़िलावार, स्कूल वार हमने स्कूल्स की रिपोर्ट कार्ड बनाई हैं, जो आपको बताती है कि इस वक्त स्कूल किस हालात में हैं, कहाँ टॉयलेट्स हैं, कहाँ टॉयलेट्स काम नहीं कर रहे हैं अथवा कहाँ नए बनाने की ज़रूरत है। तो ये सारे छोटे छोटे काम हम लोग टॉयलेट्स की दृष्टि से करें ताकि बेटियां कम से कम स्कूल जाएं और हम उन्हें रिटेन कर सके वहाँ। साथ ही स्कूली शिक्षा में हाल ही में हमने पढ़े भारत बड़े भारत नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हमारा जो लर्निंग आउटकम है, आप जो क्लास में पढ़ते हैं वो कितना बाय रोट होता है और कितना आप समझ पाते हैं, आपकी क्षमता शिक्षा के अलग अलग आउटकम पैरामीटर्स में कितनी बड़ी है, उसका आकलन किया गया NCERT द्वारा। और ये दुख की बात है कि रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन अर्ली स्टेजेस में थोड़ी हमें वीक दिखाई दी। कक्षा 6 से 8 के बीच में साइंस और मैथ्स के प्रति जो आउटकम होना चाहिए वो थोड़ा कम दिखाई दिया। इसीलिए पढ़े भारत बड़े भारत के अंतर्गत हम विशेष रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, साइंस, इन सबको विशेष एक बढ़ावा देने के लिए एक नया ये कार्यक्रम कर रहे हैं। गुणवत्ता के स्तर पर देखें तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। दुनिया के जो चुनिंदा विश्वविद्यालय हैं उसमें भारत के विश्वविद्यालयों की चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक धारणा इसलिए गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, जब मैंने उनसे इस बात पर चर्चा की, उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें हमें नापे, इससे बेहतर हम एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क
का आयोजन करें जो हम चाहते हैं एक राष्ट्र के नाते, हमारी जो क्षमता है अथवा जिन परिणामों की अपेक्षा हमारी है उसको पहले परिभाषित हम करें और उसके आधार पे फिर हमारी देश की जितनी संस्थाएं हैं वो उस लेवल तक पहुंचे। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखने का अथवा जज करने के अलग अलग प्रकल्प हैं, अलग अलग विकल्प हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन सभी रैंकिंग एजेंसीज में अपने आप में विवाद है। तो हमने कहा कि हम दूसरे हमको परखें या हमारी परीक्षा लें, वो भी ठीक है, वो अपने स्तर पर करें, लेकिन हम एक राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाए रैंकिंग का, जो हम कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त IIT, IIMs और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति हैं वो सब मिलकर सहयोग दे रहे हैं। आपने एक UGC के रिफॉर्म के लिए एक कमेटी भी बनाई है, तो ऐसे में क्या कार्य योजना है मंत्रालय की, खासतौर पर नियामक के संबंध में? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी 2 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी स्थापना कई वर्षों पहले हुई और बहुत ही सोच समझ के की गई कि जो टेक्निकल एजुकेशन है वो मात्र AICT के अंतर्गत आए। UGC हमारी ओवरऑल एक बॉडी है जो सभी संस्थानों को इनकम्पस करती है। नॉमेनक्लेचर जो हमारी डिग्रीज के नाम है उसको नोटिफाई करती है। तो दोनों की फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत भिन्न है, फिर भी चूंकि दोनों शिक्षा से संबंधित हैं इसलिए दोनों में बहुत सारी समानताएं भी हैं। जहाँ तक कि कमेटी के गठन का सवाल है तो हमने UGC के फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए 3 मेंबर की एक टीम की घोषणा की है, ताकि हम जैसे कि हमारी सरकार ने कहा है, हम विश्वास करते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट हो और गवर्नेंस मैक्सिमम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधा जनता को पहुंचा पाएं। AICT ने बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी को अपनाते हुए अपनी सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया। हमारा प्रयास है UGC भी वही करे। राज्यों के अपने अलग बोर्ड हैं और CBSE बोर्ड है। ऐसा देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में कि राज्यों के बोर्ड के जो छात्र हैं वो कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। एक मुद्दा सामने आया है कि विज्ञान के जो विषय हैं वो समान हो, भले ही बोर्ड अलग अलग हो। क्या इस दिशा में कोई कार्य योजना है या कोई बातचीत आगे बढ़ रही है? मुझे लगता है पिछली बार जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक तरह से देश के सामने प्रस्तुत की गई, वो 1996 की बात है। 2014 में एक नया भारत नई उम्मीद के साथ शिक्षा की ओर देख रहा है और हमारा प्रयास ये है कि नई शिक्षा प्रणाली अथवा नीति हम इसके ऊपर बहुत जल्द संवाद का एक सिलसिला शुरू करें। ये सारी जो चिंताएं अपने स्टेट बोर्ड के संदर्भ में व्यक्त की हैं कि उसी नई शिक्षा नीति का ही एक हिस्सा बनेंगे, ताकि जो सुधार लाएं वो हम प्रदेश की सरकारों के साथ, प्रदेश में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ परिचर्चा के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक कंसेंसस के माध्यम से एक पॉलिसी का निजात इवॉल्व करें। ये खाई सी बनती जा रही है, गरीबों के स्कूल शायद अलग होते जा रहे हैं, अमीरों के स्कूल अलग होते जा रहे हैं। जो सरकारी स्कूल हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय हैं वो उस बात की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में गरीब छात्र हैं और जिनको गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हमारी ये कोशिश है कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के एनहांसमेंट करें। मैंने अपने अफसर से कहा है कि क्योंकि एक गरीब परिवार कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये दबाव रहता है कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है बड़ी आलीशान स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चों को वो सुविधा ना मिले जो एक प्राइवेट स्कूल जाते हुए विद्यार्थी को मिलती है। तो प्रयास ये है हमारा कि हम सुविधाओं में सुधार करें। उन प्रयासों में से एक शाला दर्पण नाम का एक कार्यक्रम है जो बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। शाला दर्पण में अगर आप किसी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं तो प्रातः हर दिन आपके परिजन को अथवा आपकी माता या पिता को उनके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा स्कूल के पास, उस मोबाइल नंबर पे जिस भाषा का वो चयन करते हैं उस भाषा में बच्चे की स्कूल की अटेंडेंस, उस दिन का टाइम टेबल, बच्चे ने होमवर्क दिया या नहीं दिया, आज कौन सी टीचर आई या नहीं आई, और साथ में आज क्या होमवर्क मिला है और आगे कब परीक्षा है और परीक्षा का परिणाम क्या हुआ, ये सारी जानकारी मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से हम सरकारी स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों के माता पिता को देने वाले हैं। आप विचार कीजिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक प्राइवेट स्कूल ने भी ये सुविधा माता पिता को नहीं दी है। तो हमारा प्रयास ये है कि सुविधा में सुधार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश दिया था कि हम एक GIS सैटेलाइट मैपिंग करें कि आज हमारे स्कूल किस प्रकार से कहाँ कहाँ फैले हैं और किस अवस्था में हैं। वो GIS मैपिंग भी स्कूल्स की चल रही है। साथ ही एक नेशनल रिपोजिटरी है जिसमें हमारा प्रयास है कि देश भर का जो करिकुलम
करिकुलम है वो ऑनलाइन उपलब्ध हो, जो विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक है और साथ ही टीचर्स के लिए भी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आगे चलकर अगले वर्ष हम जैसे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की एक योजना के बारे में इस वक्त चर्चा कर रहे हैं हमारे मंत्रालय में, जिसके अंतर्गत राष्ट्र भर में स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के आयामों में भी साइंस और मैथ्स के प्रति बच्चों की हम लोग एक उत्सुकता को कैसे उत्पन्न कर सकें और बनाए रखें, ये प्रयास होगा। और ये सारे प्रयास हमारे सरकारी स्कूलों से संबंधित होंगे। हमने 5 सितंबर को देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बात की देश भर में, लेकिन एक जो अहम मुद्दा रहा है शिक्षकों को प्रोत्साहन देने का। ये कहा जाता रहा है कि शिक्षकों को उचित प्रोत्साहन सरकारों की तरफ से नहीं मिलता रहा है। क्या उस दिशा में आपका मंत्रालय कुछ विचार कर रहा है? आपने अगर वित्त मंत्री जी का वित्तीय भाषण सुना तो उसमें बहुत एक पहल करते हुए नहीं, हमने घोषणा की है पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की। हाल ही में IITs के साथ जब मेरी परिचर्चा हुई तब मैंने वहाँ से एक निवेदन किया कि हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनके लिए एक अलग अकादमी की हम स्थापना करें इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। 5 सितंबर का जो कार्यक्रम था वो अपने आप में अनोखा इसलिए भी था कि अगर हम आज के विद्यार्थी को प्रेरणा देंगे तभी वो कल का शिक्षक बनेगा। तो मुझे आशा है कि हमारे इस कार्यक्रम की जो सराहना मैंने देश भर में सुनी है उसी कार्यक्रम से प्रोत्साहित हो कई स्टूडेंट्स जो प्रधानमंत्री जी से उस वक्त उस ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के बाद मिले। मुझे लगता है हमारा सबसे संतोषजनक पल वो था जब एक लड़की ने आकर बोला आज के कार्यक्रम के बाद मैं अध्यापिका बनूंगी। एक चर्चा होती रही है पाठ्यक्रमों में बदलाव की, क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं पढ़ाया जाए, इसको लेके अपने अपने तर्क होते रहे हैं। अलग अलग तरह विचारधारा के लोग भी अपनी अपनी बातें कहते रहे हैं। क्या इस दिशा में सरकार का कोई प्लान है, क्योंकि ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा है आपके मंत्रालय का? करिकुलम बदलाव हमारे सरकारी तंत्र में अपेक्षित है साल 2015 में। वर्तमान सरकार पिछली सरकार के कुछ कामों का अध्ययन कर रही है जिसमें उन्होंने प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। वो वर्किंग ग्रुप जब अपनी स्टडी को पेश करेगी हमारी सरकार के सामने तभी उसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज कोई टिप्पणी हो पाएगी। लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि एक माहौल बना है हमारे देश में रट्टा मार के पढ़ाई करने का। एक वक्त ऐसा था जब हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी थी जो हमें एक नई सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। हम उसी तरफ वापस लौटें जहां पर हमारी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से हमारा जो देश जाना जाता है मैथ्स के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, भिन्न भिन्न कलाओं के लिए, हमारे बच्चे करिकुलम के माध्यम से उसी दिशा में प्रेरित हों, एक नई सोच विकसित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आपकी जो कार्य योजना है, जो उपलब्धियां आपने गिनाई, इसमें सबसे अहम एजेंडा क्या है जो आगे आने वाले दिनों में आपके मंत्रालय का रहने वाला? मुझे लगता है एजेंडा में अहमियत अगर आप ढूंढे तो हर विषय की अपनी अनोखी अहमियत है, अपना अनोखा स्थान है। कोशिश हमारी ये है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को ऑनलाइन भी रिट्रेन करें और जो टीचर्स इच्छुक हैं कि वो सेल्फ स्टडी करके भी कुछ और अपनी पढ़ाने की तकनीक में इजाफा करें तो उनको भी हम थोड़ा बहुत सहारा दें। कोशिश ये भी है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत कैसे मैन पावर डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली तैयार होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा, क्योंकि हमारे देश में इस वक्त 35 साल की कम उम्र के जो नागरिक हैं उनकी संख्या लगभग 60% की है और ये हमारा जो ये हमारी जो पूंजी है वो साल 2030 तक रहने वाली है। तो इस धरोहर से, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से कैसे भारत को और विश्व को लाभ मिले, हमारी शिक्षा प्रणाली में वो क्या बदलाव आना चाहिए, ये मेरा सबसे प्रमुख एजेंडा है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र बाहर जाते रहे, उस लिहाज से देखें तो विदेशी छात्र आकर्षित नहीं हो पाए हैं भारत की ओर, तो क्या ये भरोसा आप देंगी कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे? हमने उन्नत भारत अभियान नाम का एक कार्यक्रम IIT दिल्ली में शुरू किया। 3 दिवसीय एक कार्यशाला हुई दिल्ली में जिसमें हम अपने जो उच्च शिक्षण के शोध संस्थाएं हैं उनको कैसे अपने गांव से जोड़ सकें और गांव के विकास में IITs जैसे इतने राष्ट्रीय स्तर के विशेष संस्थाओं को जोड़ सकें। मुझे ऐसा लगता है कि विश्व भर
के छात्र हमारे देश तब आएंगे जब पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए हमारे पास कुछ नया होगा। तो हमारी जो गांव की धरोहर है, हमारा जो अपना इतिहास है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व भर से छात्रों को अथवा शिक्षकों को आकर्षित कर सकता है। हमारा प्रयास एक तो ये रहेगा कि हम वो सारे काम करें, और साथ ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जॉइंट रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं जो अन्य देशों के साथ हम कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये स्टूडेंट मोबिलिटी को और विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे और उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में न्यू कोलंबो प्लान को लॉन्च किया था। अब तक ऑस्ट्रेलियाई छात्र मात्र 300 की संख्या में हमारे देश आते थे। इस न्यू कोलंबो प्लान में 2014 में ही 1300 छात्रों को लाने का ऑस्ट्रेलियाई सरकार का प्रयास है। तो ऐसे हमारे बहुत बायलैटरल भी बहुत सारे समझौते हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि स्टूडेंट मोबिलिटी भारत की तरफ बढ़े। डीडी न्यूज़ से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।